खाके फारिस का मुसाफिर। सफरनामा ईरान, यादों का एक खजीना। मुसन्निफ का तारुफ। जनाब अब्दुल मालिक हाशमी शौकिया मगर गहरे ज़ौक़ के हामिल लिखारी हैं, जिन्हें सफ़र और तहरीर से ख़ास लगाव है। ईरान, सऊदी अरब, सूडान, जापान और मलाइशिया जैसे ममालिक के मुशाहदात को उन्होंने अपने सफ़रनामों में समोया है। उनके तहरीर करदा सफ़रनामे मलाइशिया, ईरान और जापान की सकाफ़त और रंगों की अक्कासी करते हैं। ज़ेर नज़र सफ़रनामा दरअसल ईरान के सफ़र का दिलचस्प अहवाल है। ये सफ़रनामा न सिर्फ ईरान की सकाफ़त को उजागर करता है बल्कि मुसन्निफ की तख्लीकी सलाहियतों का भी अक्कास है। पहली किस्त। ये सफ़र दरअसल एक ख्वाब था, एक देरीना ख्वाहिश जो वक्त के धुंधलकों में कहीं गुम होकर फिर अचानक यूं जागी जैसे किसी सोए हुए शहर की गिल्ली में अजान की आवाज़ गूंज उठे। ईरान जाने का यह ख्याल पहली बार 1991 में मेरे हम जमात उमर फारूक की ज़बानी सुनने को मिला। वो एक दिन निहायत जज्बे के साथ कहने लगा, हमें ईरान जाना चाहिए। इस वक्त में महज एक लड़का था, ख्यालात अभी धुंधले थे, ख्वाबों की जेबें खाली थीं और माली इस्तिताअत तो खैर दूर की बात थी। ये ख्वाहिश एक कच्चे घड़े की तरह थी जो दरिया किनारे पड़ा, बस वक्त के बहाव का मुंतज़िर था। फिर एक अशरा गुजर गया। वक्त ने कई दरीचे व किए, कई रास्ते दिखाए और यूं जुलाई 2001 में जब मैं सऊदी अरब की जामिअतुल इमाम मोहम्मद इब्न सऊद अल इस्लामिय्यह बिर्रियाद दुनिया में ज़ेरे तालीम था, तब इस ख्वाब ने एक बार फिर सर उठाया। मौसम गर्मा की ततीलात करीब थी और दिल ने सरगोशी की। यही वक्त है। मैंने बड़े भाइयों से मशवरा किया। उन्होंने शफकत से कहा, जाना है तो जाओ मगर तन्हा मत जाना। मगर सफ़र तो सिर्फ ख्वाहिश का नाम नहीं, ये दो चीज़ों का मोहताज होता है, वक्त और ज़ादरा। मेरे पास वक्त था मगर कोई ऐसा हम सफ़र ना था जो अपना खर्च भी उठा सकता और फरागत भी रखता। सो मैंने तन्हा ही रख्त सफ़र बांधने का फैसला कर लिया। ये वो दिन थे जब गिल्ली कूचों में बल्दियाती इंतखाबात की गहमागहमी थी और मैं जिंदगी के इन तमाम हंगामों के दरमियान एक और महाज पर खड़ा था, एक ख्वाब की तकमील का महाज। जैसे ही इन मसरूफियात से फुर्सत मिली, मैंने अपने अंदर पलने वाले सैया को जगाया, सामान की गठरी बांधी और यूं एक ख्वाब हकीकत का रूप धारने लगा। सफ़र की राहें हमेशा किसी न किसी ख्याल की कोख से जन्म लेती हैं, कभी एक ख्वाब, कभी एक जिस्तजू, कभी किसी किताब के चंद सतरें पढ़कर दिल में उठने वाली एक हल्की सी सरसराहट। मेरा ईरान जाने का इरादा भी कुछ ऐसा ही था। महज एक सियाहती शौक नहीं बल्कि एक फिक्री जिस्तजू, एक ऐसी जिस्तजू जो मेरे अंदर मौलाना अबू उलाला मौदूदी की किताब खिलाफत व मुल्कियत के मुताले के बाद पैदा हुई। इस किताब के सफ़हात में दफन तारीख के झरोकों से मैंने अहले तशय्यो के निशत सानिया की झलक देखी, एक ऐसी तहजीब जो अपने मखसूस फिक्री, सियासी और मजहबी रंग के साथ सदियों के धुंधलकों में सफ़र करती हुई आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद थी। ये मुमकिन नहीं था कि मैं सिर्फ सफ़हात में कैद उन कहानियों पर इक्तिफा कर लेता। किताब के अल्फाज मेरे अंदर बेचैनी जगा चुके थे। सोचा क्यों ना उन लोगों को करीब से देखा जाए, क्यों ना उन गलियों में चला जाए जहां अकाइद तारीख की दीवारों पर कंदा होते हैं, जहां लोग मजहब को एक फलसफा नहीं बल्कि तर्ज़ जिंदगी समझकर अपनाते हैं। ईरान का इंतखाब यूं भी मंतकी था। एक तो ये मेरे अपने वतन के पहलू में सांस लेता था, सरहदों के इस पार मेरे ही बलूचिस्तान से जड़ा हुआ, और दूसरे ये वही सरजमीन थी जहां अहले तशय्यो की सकाफत, सियासत और मुआशरत सभी कुछ अपने पूरे खदोखाल के साथ मौजूद थी। सो मैंने फैसला कर लिया कि अब इस सफ़र का आगाज होना चाहिए। कुछ ख्वाब सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं होते, कुछ हकीकत की ज़मीन पर उतरने के लिए भी होते हैं। वीज़े का हुसूल। वीज़े का हुसूल एक संजीदा काम होता है, मगर मेरे लिए ये एक अदबी और लिसानी उलझन में तब्दील हो गया। यूं लगा जैसे किसी भूल भलियों में जा निकला हूं, जहां हर दरवाज़ा एक नया मुइम्ना लिए खड़ा हो। हाली रोड क्वेटा पर वाक़े ईरानी कौंसलेट से वीज़ा फॉर्म हासिल किया तो वो फ़ारसी में था और मैंने इसे निहायत एतमाद के साथ घर लाकर पुर करना शुरू किया जैसे फ़ारसी मेरी मादरी ज़बान हो। मगर असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। फॉर्म में दो अक़साम के वीज़ों का जिक्र था, ज़ियारती और जहांगर्दी। मेरे ज़हन में फ़ौरन एक सादा सा नक्शा बना कि ज़ियारती वीज़ा यकीनन किसी आम सय्याह के लिए होगा, क्योंकि आखिर ज़ियारत का मतलब दीदार ही तो होता है। दूसरी तरफ जहांगर्दी का लफ्ज़ मुझे किसी खाना बदोश आवारा गर्द की तस्वीर दुखाने लगा। सो मैंने ज़ियारती वीज़ा पर निशान लगा दिया और सुकून से फॉर्म मुकम्मल कर लिया, गोया दुनिया की सबसे बड़ी सिफारती गुत्थी सुलझा ली हो। लेकिन फिर हकीकत यूं आश्कार हुई जैसे सूरज बादलों के पीछे से झांक कर मुस्करा दे।
मालूम हुआ कि ज़ियारती वीज़ा इन ज़ायरीन के लिए मखसूस है जो ईरान में मौजूद मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने आते हैं, और जो आम सय्याह मुसाफिर होते हैं उन्हें जहांगर्दी का वीज़ा लेना होता है। और मैं जो ईरान को करीब से देखने की ख्वाहिश में निकला था, वीज़े की पहली सीढ़ी पर ही गलत कदम रख चुका था। अब क्या पछताए हो जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। ये वीज़ा हाथ में लेकर एक लम्हे को तो यूं महसूस हुआ जैसे किसी और के नाम का दावतनामा मेरी जेब में आ गया हो। मगर सफ़र की राह में ये पहली रुकावट थी, और मुसाफिर वही होता है जो राह की ठोकरें खाकर भी आगे बढ़ने का हौसला रखे। मौलाना अब्दुल हक बलोच का मकतूब। यूं तो हर सफ़र अपने अंदर एक कहानी रखता है, मगर कुछ सफ़रों में तकदीर की लतीफ़ शरारतें शामिल हो जाएं तो वो एक दिलचस्प दास्तान में ढल जाते हैं। ईरान के लिए मेरा वीज़ा हासिल करने का मरहला भी कुछ ऐसा ही था, एक नादान गलती, एक गैर इरादी इंतखाब, और फिर किस्मत की वो उल्टी चाल जो बसा औकात सीधी मंजिल की तरफ ले जाती है। बाज़ जहांदीदा लोग कहते हैं कि ईरान जाने के लिए बेहतरीन तरीक़ा मजहबी वीज़ा हासिल करना है, कि इस बहाने वो तमाम मुक़द्दस मकामात भी देखे जा सकते हैं जिनके किस्से हम बचपन से सुनते आए हैं। जो मैंने नासमझी में किया वही दानाई साबित हुआ। यूं मेरा सफ़र दो जिहतों में बट गया, न सिर्फ वो मकामात मुक़द्दसा जिनकी ज़ियारत को ज़ायरीन आते हैं, बल्कि तफरीही, सियाहती और तारीख़ी निशानात भी मेरी नज़रों का हिस्सा बने। ये सफ़र कल 12 दिन पर मुहित था। वीज़ा फ़ीस महज 1300 रुपये, मगर उसकी मंजूरी की राह में वही ब्यूरोक्रेसी की रिवायती रुकावटें हायल थीं। चुनांचे मैंने बरौरी रोड कोयटा पर वाक़े जमात इस्लामी बलोचिस्तान के दफ्तर का रुख किया। मौलाना अब्दुल हक बलोच, जो इस वक्त जमात इस्लामी बलोचिस्तान के अमीर थे, हमेशा मुझ पर शफ़क़त फरमाते और अपनी मखसूस बज़ला सुंजी से महफिल को ज़ाफ़रानज़ार बनाए रखते। उन्होंने निहायत मेहरबानी से ईरानी कौंसल जनरल सैयद अब्बास हकीकत के नाम एक सिफारिशी मकतूब तहरीर किया ताकि मेरा वीज़ा जल्द अज जल्द जारी हो सके। इसी दौरान क़ियम जमात इस्लामी बलोचिस्तान मौलाना अब्दुल हक हाशमी साहिब भी वहां मौजूद थे। मौलाना बलोच मरहूम की रफ़ाक़त किसी रूहानी तस्कीन से कम न थी। वो महज एक मजहबी रहनुमा नहीं, बल्कि एक ज़ीरक और फहमीदा शख्सियत भी थे जो गुफ्तगू में हिकमत व मज़ा का इम्तिजाज रखते थे। हमेशा जब भी मैं उनसे मिलता वो बड़ी मोहब्बत और इज्जत से पेश आते। एक रोज़ मेरी मौजूदगी में ज़रा संजीदा लहजे में गोया हुए, मगर आंखों में हल्की सी शरारत झलक रही थी। ये खून हाशमी बहुत आला खून है, ये लियाकत व ज़हानत पैदा करता है। ईरान के वीज़े की मंजूरी तो बाद में हुई, मगर मौलाना की इस बात ने मेरे ज़हन में एक अलग ही वसवसा डाल दिया, कहीं वाकई इस खून में कुछ खास तासीर तो नहीं। फिर ये भी मौलाना का एक मोहब्बत भरा फ़िक्रा था जो हमेशा की तरह मेरे दिल पर नक्श हो गया। वीज़ा ऑफिसर से गुफ्तगू का अहवाल। वीज़े की मंजूरी के मराहिल में कौंसलेट की खिड़की के इस पार खड़ा ईरानी अफसर मेरे वीज़ा फॉर्म पर एक नज़र डालता है, फिर मौलाना अब्दुल हक बलोच के सिफारिशी मकतूब पर, और फिर एक तवक्कुफ के बाद फारसी लब व लहजे में मेरे नाम को ज़रा खींच कर अदा करता है। आया اسم شما آقای عبدالمالک هاشمی است؟ एक लम्हे को मैं हैरान रह गया, ऐसा लगा जैसे मेरे नाम का बोझ ज़रा बढ़ गया हो। ईरानी लहजे में मेरे नाम की जो नई सूरत बनी, इसमें एक शान तफाखुर का इजाफा हो चुका था। मैंने इस बात में सर हिलाया तो अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, یک هفته بعد بیایید. यानी एक हफ्ते बाद आना। फारसी ज़बान का ये एक कमाल है कि वो मुरक्कब नामों के पहले हिस्से के आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर को इमाला के साथ अदा करते हैं, और यहाँ तो ये ज़ेर मेरे नाम के काफ के नीचे आकर कुछ और ही लुत्फ़ दे रही थी। अब्दुल मालिक, जो मेरे लिए हमेशा से एक सादा सा नाम था, यकदम किसी तारीख़ी खानवादे का हिस्सा मालूम होने लगा। तभी एक ख्याल ने चुपके से दिल में सरगोशी की, कहीं ये ईरानी अफसर मुझे अकबर हाशमी रफसंजानी के ख़ानदान का फ़र्द तो नहीं समझ बैठा। ये वो ज़माना था जब ईरान के चौथे सदर अकबर हाशमी रफसंजानी इक़्तिदार में थे। जब भी किसी ईरानी ने मेरा नाम सुना, इसके होंठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट खेल गई और फौरन वो सवाल दाग दिया जाता, آیا شما از نزدیکان رئیس اشمی رفسنجانی است؟ यानी क्या अब सदर हाशमी रफसंजानी के रिश्तेदार हैं? ईरान में मेरा हर तारुफ एक मुस्कुराहट, एक मिजाहिया क़ियास आराई और एक शक्की निगाह के साथ मुकम्मल होता। मगर ये सिलसिला इस वक्त दिलचस्प तरीन हो गया जब मैं जाहिदान से बम की तरफ रवा दवा था। मेरे बराबर बैठे एक उधेड़ उम्र ईरानी मुसाफिर ने खिड़की के बाहर इशारा करते हुए कहा, ये दाएं तरफ जो शहर नजर आ रहा है ये रफसंजान है।
हमारे सदर अकबर हाशमी रफसंजानी का ताल्लुक यहीं से है। मैंने सर हिला दिया, लेकिन दिल में सोचने लगा, अगर मैं चंद लम्हों के लिए भी उनके वहम और गुमान की तायीद कर दूं तो शायद सफ़र मजीद दिलचस्प हो जाए। मगर मैंने महज एक खामोश मुस्कुराहट पर इक्तिफा किया। सफ़र जारी था और मेरा नाम मेरे साथ एक नई शनाख्त के साथ रवां दवां था। रेडियो जदा और बेहक की गुमशुदा गलियां। ये 1980 की दहाई थी, एक ऐसा ज़माना जब तफरी के ज़राए महदूद मगर शौक की परवाज़ लामहदूद थी। हम रेडियो जदा की उर्दू नशरियात को दिल ओ जान से सुना करते, उनके सवालात के जवाबात बड़े इश्तियाक से लिखकर सऊदी अरब भेजते और फिर बेसब्री से इंतज़ार करते कि कब हमारी मेहनत का समरा हमें रेडियो की लहरों पर सुनाई दे। जब हमारा नाम बुलंद व बाला आवाज़ में पुकारा जाता, गोया ये हमारे लिए किसी बैन अल-अक़वामी एजाज़ से कम ना होता। वो लम्हा, वो खुशी आज भी यादों की पोटली में महफूज है। एक रोज़ जदा रेडियो की नशरियात में एक हैरान कुन इंकिशाफ हुआ। मेज़बान ने बताया कि ईरान के शहर रफसंजान का पुराना नाम बेहक था। और बेहक तो एक जानी पहचानी गिल्ली का सा नाम महसूस हुआ। यही वो बेहक था जहां इल्म के समंदर बहा करते थे, जहां अल-इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन अल-बैहक़ी शाफ़िई जैसी नाबिगा रोज़गार हस्ती पैदा हुई और जिसकी निस्बत से सुनन बेहक आज भी हदीस के आसमान पर एक चमकता हुआ सितारा है। मगर यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आया। फारसी ज़राए ने एक मुख्तलिफ नक्शा खींचा। बेहक दरअसल निशापुर के करीब हुसैन आबाद नामी एक गांव था जो खरासान रिजवी के वस्त में शश्तमंद की तहसील में कहीं दबक कर बैठा था। यूं तारीख की गलियों में एक और रास्ता निकल आया, एक और दरवाज़ा खिल गया और बेहक की पुरानी ईंटों में पोशीदा असरार मेरे ज़हन के किसी कोने में महफूज हो गए। वीज़े की मोहर और ज़ियारत की राह। इन्हीं ख्यालों में मगन था कि अचानक ईरानी कौंसलेट से पैगाम आया, आपका वीज़ा लग चुका है। एक हफ्ते के अंदर अंदर बगैर किसी पेचीदगी के मेरे पासपोर्ट पर ईरान का सुनहरी दरवाज़ा खिल चुका था। वीज़ा सेक्शन में मेरे हाथ में वो पासपोर्ट थमाया गया जिस पर एक चस्पा स्टिकर किसी कदीम मोहर की तरह जगमगा रहा था। नूरुद्दीन ज़ियारती, यानी मेरा सफ़र एक ज़ायर के तौर पर तय पाया था। हालांकि मैं सियाहती वीज़ा के ख्वाब देख रहा था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ज़ियारती वीज़ा? मैंने मुस्कुराकर सोचा, शायद ये मौलाना अब्दुल हक बलोच मरहूम के सिफारिशी मकतूब की बरकत थी, या फिर तकदीर की कोई उनकही चाल। खैर, अब जब ये दरवाज़ा खिल चुका था तो क्यों न ज़ियारत के साथ सियाहत का भी लुत्फ़ उठाया जाए। यूं तारीख, मजहब और मुसाफराना तजस्सुस का इम्तिजाज लिए मेरा ईरानी सफ़र एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुका था, जहां हर रास्ता एक नई कहानी की तरफ जाता था और हर कहानी में कहीं न कहीं बेहक के माजी की कोई खोई हुई ईंट मौजूद थी। सफरी लवाजमात। एक दिन जब वीज़ा और पासपोर्ट की पेचीदगियां तय हो चुकी थीं, मैं अपने बड़े भाई मौलाना अब्दुल हक हाशमी के हमरा, जो इस वक्त जमात इस्लामी बलोचिस्तान के क़ियम थे, दोबारा मौलाना अब्दुल हक बलोच से मिला। मौलाना अब्दुल हक बलोच ने मेरे लिए ईरान में मौलवी नज़ीर अहमद सलामी के नाम एक मुख्तसर रुका तहरीर किया। दिलचस्प बात यह थी कि ये रुका जमात इस्लामी बलोचिस्तान के पैड पर नहीं, बल्कि इदारतुद दावत व तबलीग के पैड पर लिखा गया था। इस रुके का मकसद ईरान में मौजूद तारीखी, सियाहती और मजहबी मकामात की सैर के लिए मौलवी नज़ीर अहमद की रहनुमाई हासिल करना था। मौलवी नज़ीर अहमद सलामी, जो सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लामी जमहूरिया ईरान की सूबाई असेंबली के रुकन हैं। इसके साथ ही वो ईरान के मरूफ इदारे तकरीब बैन अल-मज़ाहिब के मरकज़ी कौंसिल के भी रुकन हैं। इसके अलावा वो एक मुश्तरका हौज़े व दानिशगाह मज़ाहिब इस्लामी में तदरीसी उमूर अंजाम देते हैं। उन्होंने अपनी दीनी तालीम कराची के एक दीनी मदरसे से हासिल की, फिर जामिया कराची से ग्रेजुएशन की और पाकिस्तान में 11 साल तालिब इल्मी गुजारने के बाद वापस वतन आ गए। वतन वापस आकर उन्होंने दार अल उलूम ज़ाहिदान में तदरीस का आगाज़ किया। दार अल उलूम के सरबराह मौलवी अब्दुलजीज सरबाजी थे, जो भारत में मशहूर उलमा मसलन किफ़ायतुल्लाह दहलवी, हुसैन अहमद मदनी और कारी मोहम्मद तैयब कासिमी के शागिर्द थे। उनके अलावा मौलवी नज़ीर अहमद सलामी ज़ाहिदान रेडियो पर बलोची ज़ुबान में सवाल और जवाब का प्रोग्राम भी करते हैं। मौलाना अब्दुल हक बलोच ने मौलवी नज़ीर अहमद सलामी को एक रुका तहरीर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मौलाना नज़ीर अहमद साहिब बसलामत बाशद, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बारकातुहू। मिजाज बखैर बाद।
برادر عبدالمالک حاضر خدمت ہو رہا ہے۔ یہ مولانا عبدالحق ہاشمی کے چھوٹے بھائی ہے۔ دیگر اوصاف وہ خود اب سے عرض کریں گے۔ رہنمائی کی درخواست ہے۔ محتاج دعاک عبدالحق، کوئٹہ، 10 جولائی 2001۔ اس رقعے کے ساتھ ساتھ مولانا مرحوم نے ایک چھوٹے سے کاغذ پر ایران کے صوبہ سستان و بلوچستان کے مختلف علماء کے ٹیلی فون نمبرز بھی لکھ کر دیے تھے۔ ان نمبروں کے ذریعے مولانا کی خواہش تھی کہ میں ان علماء سے ملاقات کر کے اپنے سفر کے بارے میں مزید رہنمائی حاصل کروں۔ ان شخصیات میں مولانا عبدالغنی زاہدان، مولانا عبدالخالق خاش، مولانا عبدالنصیر خاش اور مولانا اسحاق مدنی تہران شامل تھے۔ یہ ایک مختصر سی ملاقات تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک طویل سفر کی داستان چھپی ہوئی تھی، جہاں علم اور رہنمائی کے نئے دروازے کھلنے والے تھے۔ جاری ہے۔